अब आता है हमारा बाल अधिकार संरक्षण आयोग एनसीपीसीआर, और इसी का स्टेट लेवल पे क्या जाएगा, एससीपीसीआर राज्य बाल अधिकार संरक्षण आयोग। तो राष्ट्रीय बाल अधिकार संरक्षण आयोग, राज्य बाल अधिकार अधिकार संरक्षण आयोग, ये यहाँ पे जो लोगो दिया हुआ है किसका लोगो है, एनसीपीसीआर का। ठीक है, नेशनल कमीशन फॉर प्रोटेक्शन ऑफ चाइल्ड राइट्स, हिंदी में क्या बोलते हैं यार, बाल अधिकार संरक्षण आयोग, राष्ट्रीय बाल अधिकार संरक्षण आयोग। ठीक है, तो एनसीपीसीआर का गठन कब किया गया, 2007 में। कमीशन फॉर प्रोटेक्शन ऑफ चाइल्ड राइट्स कमीशन अधिनियम 2005 के तहत। ठीक है, एक बात स्पष्ट हो गई, हमने गठन कब किया, 2007 में, लेकिन गठन को लेकर के जो अधिनियम आया था वो कब आ गया था, 5 में। ठीक है, तो काफी लंबा गैप है, इसलिए याद रखने की आवश्यकता है। कई बार क्या होता है, हमको लगता है कि भाई 93 में अधिनियम आया, 93 में गठन हो गया, 95 में अधिनियम, 95 में, यहाँ पे क्या है, हमको 2 साल का लगभग गैप देखने को मिलेगा। ठीक है, तो क्या हुआ, 5 में क्या आएगा, 7 में क्या आएगा, अधिनियम आएगा, सॉरी 5 में अधिनियम आएगा, 7 में क्या है, गठन किया जाएगा। अगेन चूंकि आप अधिनियम के माध्यम से गठन कर रहे हैं, तो ये क्या हो जाएगा, स्वतः वैधानिक निकाय हो जाएगा। और किसके तहत काम करेगा भाई, किसके लिए काम कर रहा है, चिल्ड्रंस के लिए काम कर रहा है, बच्चों के लिए काम कर रहा है। और बच्चों और महिलाओं के लिए हमारे देश में सिर्फ एक ही मंत्रालय है, वो है स्मृति ईरानी वाला मंत्रालय, महिला एवं बाल विकास मंत्रालय। तो महिला एवं बाल विकास मंत्रालय के तहत क्या करेगा, वो प्रशासनिक नियंत्रण में है, उसके तहत क्या करेगा, काम करेगा। आयोग का अधिदेश मैंडेट सुनिश्चित करता है कि सभी कानून, नीति, कार्यक्रम, भाई जो काम महिला आयोग कर रहा था वही काम कौन करेगा, बाल आयोग करेगा। वो महिलाओं के लिए काम कर रहा था, ये बालकों के लिए काम करेगा। महिलाओं का यदि कहीं शोषण हो रहा है तो वो लोग सुओ मोटो एक्शन लेते हैं। जैसे उदाहरण के लिए बात कर लेते हैं कि कहीं किसी जगह पर क्या हो रहा है, जैसे आजकल वो खूब चलता है, धर्मांतरण चलता है, तो कहीं बच्चे को क्या कर रहे होते हैं, हालेलुया नचा रहे होते हैं ना, तो उसके संबंध में एक्शन कौन लेगा, बाल आयोग लेगा। ठीक है, कहीं किसी बच्चे को फैक्ट्री में काम करवाया जा रहा है, कौन एक्शन लेगा, बाल आयोग लेगा। ठीक है, और इसी प्रकार से महिलाओं के संबंध में महिला आयोग कर रहा था, तो इस बात को थोड़ा सा ध्यान रखना। ठीक है, तो सुनिश्चित करता है कि सभी कानून, नीतियां, कार्यक्रम और प्रशासनिक तंत्र भारत के संविधान में निहित बाल अधिकार के प्रावधानों के साथ साथ संयुक्त राष्ट्र कन्वेंशन के बाल अधिकारों के अनुरूप हो। दो बातों को हमको क्या करना है, संरक्षित करना है। एक बात कौन सी, संविधान में बालकों को लेकर के जो प्रावधान है, जैसे उदाहरण की बात कर लें कि अनुच्छेद 15(3) बालकों को लेकर के प्रावधान करता है, अनुच्छेद 23 और 24 प्रावधान करता है, अनुच्छेद 21 प्रावधान करता है, अनुच्छेद 21(1) प्रावधान करता है। अनुच्छेद 21(1) क्या है, शिक्षा हो गई। 23-24 में क्या हो गया, बालाश्रम और बाल श्रम हो गया। ये सब बच्चों के ही तो अधिकार हैं, तो इनको कौन सुनिश्चित करेगा, हमारा ये सुनिश्चित करेगा। दूसरा कि जो बच्चों को लेकर के संयुक्त राष्ट्र कन्वेंशन है, उसके हम क्या है, सिग्नेटरी हैं, हस्ताक्षर करता, तो भाई उसको भी क्या करना पड़ेगा, हमको लागू करना पड़ेगा। 2 बातें है ना। अब आता है बालकों के संरक्षण को लेकर के त्रिस्तरीय व्यवस्था हमको देखने को मिलेगी। सबसे महत्वपूर्ण व्यवस्था कौन सी होती है, ये होती है, जैसे हमने क्या देखा था भाई कि मानवाधिकार को लेकर के त्रिस्तरीय व्यवस्था थी। एक क्या था, राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग, दूसरा था राज्य मानवाधिकार आयोग, और तीसरा क्या होता था, मानवाधिकार न्यायालय, जो कि जिले के स्तर पर स्थापित किए जाते थे कि कल को आपको कहीं पे अपने मानवाधिकार के उल्लंघन संबंधी मामलों की सुनवाई करवानी है, तो आपको क्या करना पड़ेगा, मानवाधिकार न्यायालय में जाना पड़ेगा। वैसी बात यहाँ पे भी चल रही होती है। सबसे पहले हम क्या देखेंगे, ये त्रिस्तरीय व्यवस्था को आप लिख लीजिए। ठीक है, सबसे बड़े स्तर पे क्या है, एनसीपीसीआर है। दूसरा क्या हो जाता है आपका, एससीपीसीआर, राज्य बाल अधिकार संरक्षण आयोग। और तीसरे स्तर पे क्या जाता है, चिल्ड्रन कोर्ट्स आ जाते हैं। ठीक है, जुवेनाइल कोर्ट्स, चिल्ड्रन कोर्ट्स, कुछ भी बोल सकते हो, सामान्य तौर पे जुवेनाइल कोर्ट कहा जाता है। बाल न्यायालय। ठीक है, जे एक्ट लाया गया था, जुवेनाइल जस्टिस एक्ट। ठीक है, 2000, इसको एक बार चेक कर लेना, मुझे डाउट हो गया लिखते लिखते, है ना। 2013 में लाया गया था, बट मुझे 2015 में भी डाउट है, एक बार आप लोग क्रॉस चेक कर लीजिएगा। ठीक है, तो जे एक्ट के तहत क्या स्थापित किया जाता है, जुवेनाइल जस्टिस कोर्ट या जुवेनाइल कोर्ट स्थापित किए जाते हैं। उसके माध्यम से क्या किया जाता है, बाल न्यायालयों को संचालित करने का प्रयास किया जाता है। ठीक है, और बाल न्यायालय साथ ही कहां से चल रहे होते हैं, आपका इस अधिनियम से भी चल रहे होते हैं, है ना। इसको थोड़ा सा याद करना। अब आ जाओ एनसीपीसीआर पे चर्चा करते हैं, या राष्ट्रीय स्तर पे जो हमारा होता है उस पर चर्चा करते हैं। तो जो राष्ट्रीय स्तर पे आता है उसका स्वरूप आपने देख लिया था ऑलरेडी, सांविधिक निकाय है। क्योंकि भाई आपने क्या किया, 2005 में अधिनियम लेकर के आए, उससे 2007 में स्थापित किया, अधिनियम के स्थापित तो सांविधिक हो गया। गठन कौन करेगा, केंद्र सरकार, क्योंकि वैधानिक निकाय है। आपको मैंने बेसिक कॉन्सेप्ट बता दिया था। 2005 मार्च 2007 को पहले आयोग का गठन किया जाता है। एनसीपीसीआर में पहले आयोग कब बनाया गया,
5 मार्च 2007 को। नोडल मंत्रालय क्या होगा आपको अच्छे से पता है, महिला एवं बाल विकास मंत्रालय। हेड ऑफिस कहाँ है, नई दिल्ली में। और प्रथम अध्यक्षा किसको बनाया गया था, तो प्रथम अध्यक्षा कौन था, अध्यक्षा कौन थी, शांता सिन्हा। शांता सिन्हा इसकी क्या थी, पहली अध्यक्ष थी। एक बात क्लियर हो गई। जुवेनाइल जस्टिस केयर एंड प्रोटेक्शन चाइल्ड एक्ट 2015 बिल्कुल सही है ना, 2015 में, उसको 2013 से हटा करके आप 15 कर लीजिए। ये बहुत महत्वपूर्ण अधिनियम है चाइल्ड राइट्स को व्यवहारिक रूप देने के लिए, ठीक है। सैद्धांतिक बातें अलग होती हैं, जैसे मैं मोटा मोटा बात करूं कि ये जो हम अधिनियम पढ़ रहे हैं, ये अधिनियम दरअसल क्या है, एक सैद्धांतिक पोर्शन को ज्यादा कवर कर रहा होता है। शक्तियां हैं, लेकिन शक्तियों का प्रयोग करने वाला व्यक्ति नहीं होता है। वो शक्तियां असल में कहां पे प्रयोग हो रही होती हैं, तो जो जो जे कोर्ट होते हैं हमारे, वहां पे क्या उनका प्रयोग असल में चल रहा होता है ना। एक बात हो गई। अब मैंने पीछे आपको बताया भाई कि वहां पे लिखा हुआ था कि हमको क्या है, दो चीजें इंश्योर करनी है। एक चीज क्या, कि जो संविधान में इनको लेकर के उपबंध किया गया है उसको लागू करना है। दूसरा क्या, कि हम क्या है, जो संयुक्त राष्ट्र की उद्घोषणा थी, कन्वेंशन था, उसके सिग्नेटरी है, तो उसको भी लागू करना है। तो बाल अधिकारों के संबंध में संयुक्त राष्ट्र के अधिवेशन क्या है, उसका कन्वेंशन क्या है, उसकी घोषणा क्या है, उसको एक बार देख लेते हैं। तो बाल अधिकारों को लेकर के संयुक्त राष्ट्र द्वारा क्या किया गया, 1989 में एक अधिवेशन किया गया। उसको उसी वर्ष क्या कर लिया गया, अंगीकार करना। अंगीकार मतलब क्या होता है, स्वीकार करना। अंगीकार मतलब क्या होता है, स्वीकार करना। हमने उसको क्या कर लिया, आत्मार्पित किया, स्वीकार किया। लेकिन उसको लागू कब किया हमने, 2 सितंबर 1990 से लागू किया। इस पर्टिकुलर अधिनियम में भारत क्या है, एक हस्ताक्षर करता है, और भारत इसका हस्ताक्षर करता कब बना, 11 दिसंबर 1992 को। अब एक बात मैंने आपको कल भी बताई थी, वही बात आज वापस से, कि यदि आपने क्या कर दिया, किसी भी यूएन समझौते पर हस्ताक्षर कर दिया, इसका मतलब कि अब आपको वो चीज यहां पे अपने देश में लागू करनी पड़ेगी, चाहे आप रोते गाते कैसे भी लागू करें, वो तो करना ही पड़ेगा भाई, क्योंकि आपने हस्ताक्षर किया है। वरना क्या होगा, ग्लोबल कम्युनिटी का आप पे दबाव आएगा। इसके लिए आपको क्या कर देना है, ये काम कर देना है। तो भारत ने क्या किया, इस पे साइन कर दिया, तो सीधी सी बात है, अब क्या होने वाला है यहां पर, इसको लेकर के अधिनियम बनेगा, है ना। तो इस चीज को लागू करने के लिए संयुक्त राष्ट्र पर बाल अधिकारों के संबंध में जो उद्घोषणा हुई, जो कन्वेंशन हुआ, भारत उसका हस्ताक्षर करता, 92 में बना। तो उस चीज को लागू करने के लिए, साथ ही साथ संविधान और अन्य विधानों में दिए गए उपबंधों को लागू करने के लिए, और बाल अधिकारों की स्थापना संरक्षा के लिए हमने क्या कर दिया, 5 में एक्ट लेकर के आ गए, 7 में आयोग बन गया। खत्म बात, ठीक है। अब आता है आयोग की संरचना। आयोग की संरचना की यदि हम बात करें तो एक अध्यक्ष होगा। अध्यक्ष की योग्यता क्या होगी, तो अध्यक्ष की योग्यता वही हवाबाजी वाली बातें होती हैं जैसे महिला आयोग में था, कि महिला अधिकारों का ज्ञाता हो, तो बाल अधिकारों का ज्ञाता हो भाई, है ना। क्या हो, बाल अधिकारों, बाल कल्याण आदि आदि के संवर्धन के लिए काम किया हो, उस प्रकार के व्यक्ति को क्या बना देंगे हम, इसका कार्यभार सौंप देंगे। इसके बाद आता है केंद्रीय सरकार द्वारा नियुक्त किए जाने वाले 6 सदस्य होते हैं इसमें। अब इन 6 सदस्यों में से कम 2 स्त्रियां होंगी, कम से कम 2 सदस्य कैसे हों, स्त्रियां हों, और प्रत्येक निम्नलिखित क्षेत्रों में श्रेष्ठता, योग्यता आदि आदि रखने वाले व्यक्ति हो। तो बोले भाई मोटा मोटा क्या हुआ, एक अध्यक्ष हो गया, 6 सदस्य हो गए, 6 सदस्यों में से 2 स्त्रियों को होना कंपल्सन हो गया, एक बात। दूसरी बात, इन 6 सदस्यों की योग्यता क्या होगी, तो ये बातें यहां पे लिखी हुई हैं। इस प्रकार की योग्यताएं होनी चाहिए भाई। बाल मनोविज्ञान पे काम किया हो, बाल श्रम, बाल कष्टों के लिए काम किया हो, ठीक, मतलब उनके लिए काम, ना कि उनको हटाने के लिए काम किया, है ना। किशोर न्याय आदि के लिए काम किया हो, ठीक है। ये सब बातें आपको याद रखनी है, एक बात। दूसरी बात क्या हो जाती है, महिला, 2 महिलाएं निवार्य, वो आपने ऊपर देख लिया था। इसके बाद एक सदस्य सचिव होगा, वही शासकीय आदमी होगा, वो सरकारी आदमी, है ना। और तीसरी बात कि आयोग का मुख्यालय कहां होगा, नई दिल्ली में, वो आपने पहली स्लाइड में देख लिया था। तो मोटा मोटा मैं यदि आपसे संरचना के लिए बात कर लूं भाई, तो कितनी संरचना होती है इसमें से, इस वाली सूची में से 2 महिलाएं क्या हैं। अब आते हैं उनकी नियुक्ति कैसे होगी भाई। वैधानिक आयोग है तो कैसे नियुक्ति होगी, केंद्र सरकार नियुक्ति करवा लो उससे। तो केंद्र सरकार द्वारा 3 सदस्यीय चयन समिति की सिफारिश के आधार पर इसकी नियुक्ति की जाती है। तो बोले अब प्रश्न होना चाहिए कि भाई चयन समिति कहां से आएगी। गुड आफ्टरनून सभी को, गुड आफ्टरनून, है ना। प्रश्न ये है कि भाई 3 सदस्यीय एक चयन समिति बनाई जाएगी। वो चयन समिति क्या करेगी, रिकमेंड करेगी कुछ नामों को, और उस किसी एक नाम को क्या कर देगा, केंद्र सरकार अपॉइंट कर देगी। तो उस चयन समिति में कौन लोग आएंगे, तो चयन समिति में 3 लोगों में से एक होगा अध्यक्ष, बाकी 2 होंगे अन्य सदस्य। तो जो अध्यक्ष होगा वो महिला एवं बाल विकास मंत्री होगा। जैसे समझो कि आज की तारीख में एक समिति बनती है, तो उसमें एक अध्यक्ष होगा, वो कौन होगा, समान तौर पे स्मृति ईरानी को बना दिया जाएगा।
क्योंकि वो उस पर्टिकुलर मंत्रालय की क्या है, अध्यक्षा है। दूसरा, दो अन्य सदस्य, वो दो अन्य सदस्य कहां से आएंगे, केंद्र सरकार नियुक्ति कर लेगी। तो हमने क्या बोला भाई, नियुक्ति कैसे होगी, चयन समिति के सुझाव पर होगी। और चयन समिति में कितने लोग होंगे, 3 लोग होंगे, 1+2। तो 1+2 लोग बैठ करके जो भी नाम डिस्कस करेंगे समोसा खाते हुए, उसमें से किसी एक नाम को केंद्र सरकार द्वारा अपॉइंट कर दिया जाएगा एज अ मेंबर, एज अ चेयरपर्सन। ठीक है, यहां तक की बातें। अब आता है कार्यकाल। वही कार्यकाल पुराना वाला घिसा पिटा 365 का। ठीक है, 365 का क्या हो जाएगा, आपका कार्यकाल हो जाएगा। सदस्यों का कार्यकाल कितना रहेगा, 360 का रहेगा। उनको भी मौका मिलना चाहिए क्या बनने का, अध्यक्ष बनने का। ठीक है भाई, 60 में क्या हुआ, इसमें से बाहर हो लिए तो 5 साल का क्या है गैप बना हुआ, ताकि हमको भी क्या है थोड़ा सा राजशाही मिल जाए, है ना, इसके लिए। इसके अलावा अध्यक्ष व सदस्य पुनः नियुक्ति हेतु पात्र होंगे, लेकिन 2 कार्यकाल से अधिक के लिए नहीं। जैसे उदाहरण के ऊपर आपने बात किया, यही सेम कॉन्सेप्ट आपने ऊपर कहां पे लगाया था, उसमें महिला आयोग में। महिला आयोग में आपने क्या देखा भाई, गिरिजा व्यास थी और रेखा शर्मा थी। मैक्सिमम गिरिजा व्यास का तीसरी बार अपॉइंट हुई, नहीं हो पाई। वहां सेम कॉन्सेप्ट अच्छा ऊपर भी लागू हो जाएगा। ठीक है, वहां पे पॉइंट नहीं लिखा हुआ था, सेम कॉन्सेप्ट ऊपर भी लागू हो जाएगा। मैक्सिमम रीअपॉइंटमेंट होगा, लेकिन एक ही बार रीअपॉइंटमेंट होगा। मतलब मैक्सिमम कार्यकाल कितना हो सकता है, मैक्सिमम कार्यकाल कितना हो सकता है, 6 वर्ष का। भाई पहली बार का 3 वर्ष, दूसरी बार का 3 वर्ष। यदि किसी व्यक्ति का, जैसे उदाहरण के लिए रेखा शर्मा का रीअपॉइंटमेंट हुआ है, तो पहले कार्यकाल के 3 वर्ष, दूसरे कार्यकाल के 3 वर्ष, क्या 6 वर्ष से ज्यादा रह सकती हैं, नहीं। क्योंकि भाई आपका रीअपॉइंटमेंट अगली बार एक ही बार हो सकता है, दूसरी बार नहीं होगा। ठीक है, सेम कॉन्सेप्ट आपका यहां पे भी आ जाएगा बाल आयोग में। तो 365 अध्यक्ष के लिए, 360 सदस्यों के लिए रीअपॉइंटमेंट होगा, लेकिन एक ही बार होगा। यहां पे लिखा हुआ 2 बार, इसका मतलब इसको मतलब भावनाओं को समझ लेना। ठीक है, यहां पे लिखा हुआ 2 बार, इसका मतलब ये नहीं है कि रीअपॉइंट पे रीअपॉइंटमेंट होगा। इसका मतलब ये है कि अपॉइंटमेंट हुआ ये एक बार, और रीअपॉइंटमेंट हो गया ये दूसरी बार। ये यहां पे लिखा हुआ है। मतलब समझ में आ गया। 6 साल का मतलब क्या है, ये है। वरना तो 9 साल हो जाएगा ना, आपके सिद्धांत के आधार पर पता चला इसको 2 मान लिए और एक अपॉइंटमेंट, टोटल 3, तो 9 साल हो जाएगा। 9 साल क्यों बैठाना किसी को, बोझ हो जाता है 9 साल में आदमी। ठीक है, अब आते हैं अध्यक्ष और सदस्यों के वेतन भत्ते। भाई वही पुरानी कहानी, अध्यक्ष और सदस्यों के वेतन भत्ते कौन तय करेगा, केंद्र सरकार तय करेगी। परंतु अध्यक्ष और सदस्यों के संदेह वेतन भत्ते था उनकी सेवा के अन्य निर्बंधन और शर्तें कर लेना। यहाँ पे निर्बंधन और शर्तें वही होंगी जो केंद्र सरकार द्वारा विहित की जाएंगी। तो भाई जितने भी वैधानिक आयोग है उन सब में निर्णय कौन लेता है, केंद्र सरकार ही लेती है। परंतु यथा स्थिति अध्यक्ष किसी सदस्य के ना तो वेतन और भत्तों में तथा ना ही उनकी सेवा शर्तों आदि आदि में क्या है, नियुक्ति के पश्चात कोई अलाभकारी परिवर्तन होगा। भाई ये चीज हर जगह लागू होगी, कल भी बताई थी, आज ही बताई थी। कोई अलाभकारी परिवर्तन नहीं होगा, जहां लिखा था वहां पे भी लागू होगा। हाँ, साकेत भास्कर बिल्कुल सही है ना, जहां पे लिखा था वहां पे भी लागू होगा, जहां नहीं लिखा था वहां पे भी लागू होगा। कौन सा सिद्धांत, ये वाला सिद्धांत, अलाभकारी परिवर्तन कभी भी नहीं किया जाएगा। इससे क्या होता है, आयोग, उस पर्टिकुलर आयोग की जो स्वतंत्रता है वो कंप्रोमाइज होने लग जाती है, यदि क्या करने लग जाए हम, उसमें निगेटिव चेंज करने लग जाए। त्याग पत्र विमुक्ति किसको जाएगा, जैसा पीछे था वैसे ही हो जाएगा। भाई त्याग पत्र केंद्र सरकार को जाएगा, उसको पद से हटाना, पदच्युत मतलब क्या होता है, पद से हटाना, वो भी कौन करेगा, केंद्र सरकार करेगा। अध्यक्ष एवं सदस्यों के पद से तब तक नहीं हटाया जाएगा जब तक कि उन्हें पर्याप्त सुनवाई का अधिकार प्रदान न कर दिया जाए। ये कॉन्सेप्ट भी याद करने की आपको आवश्यकता नहीं है। ठीक है, इसको इस तरीके से समझो कि आपको पद से हटाया जा रहा है तो आपको आपका पक्ष रखने का मौका भी दिया जाएगा। ठीक है, बस इतनी सी बात है। अध्यक्ष व सदस्य का पद रिक्त होने पर 90 दिन के भीतर उनकी नियुक्ति की जाएगी। अब नियुक्ति का शेष कार्यकाल के लिए होगी। इसको ऐसे समझो कि रेखा शर्मा 2021 में उनका अपॉइंटमेंट हुआ था, समझ लो 1 जनवरी 2021 को अपॉइंटमेंट हुआ था, और 2 साल बाद उनको क्या कर दिया गया, हटा दिया गया। तो हम क्या करेंगे, 90 दिन के भीतर उस पद पर एक नया व्यक्ति लेकर के आएंगे। लिखा हुआ 90 दिन के भीतर रीअपॉइंटमेंट, एक नया व्यक्ति लेकर के आएंगे, और वो जो नया व्यक्ति आएगा वो शेष कार्यकाल के लिए, तो 2 साल में हमने हटा दिया था, 1 साल बचा, तो शेष कार्यकाल के लिए क्या करेगा, वो काम करेगा, ना कि नए कार्यकाल के लिए काम करेगा। ठीक है, नए कार्यकाल मतलब पूरा का पूरा 3 साल, उस तरीके से काम नहीं होगा। अभी कैसा काम होगा, सिर्फ और सिर्फ बचे हुए शेष कार्यकाल के लिए। प्रतिवेदन
याद करने की आवश्यकता नहीं है। केंद्र का प्रतिवेदन केंद्र को दे दो, राज्य का प्रतिवेदन राज्य को दे दो। प्रतिवेदन हमेशा दो प्रकार के निकल के आएंगे, जिस भी आयोग में आप पढ़ेंगे दो ही प्रकार के प्रतिवेदन आएंगे, एक कौन सा वार्षिक प्रतिवेदन, दूसरा कौन सा विशेष प्रतिवेदन। तो वार्षिक प्रतिवेदन देना कंपल्सन है, और विशेष प्रतिवेदन कभी कभी किसी परिस्थिति में किसी चीज को लेकर के सुझाव देना है तो उसको लेकर के भी क्या कर सकते हैं, वो अपना एक प्रतिवेदन विशेष प्रतिवेदन सौंप सकते हैं। ठीक है, इसको थोड़ा सा ध्यान रखना। आयोग की प्रक्रिया क्या होगी, तो केंद्र सरकार के सहयोग से अपनी प्रक्रिया स्वयं निर्धारित करेगा। यही बात तो हर आयोग में लिखी हुई थी, एटलीस्ट अभी हम जो पढ़ रहे हैं आज, इन सब में यही बात तो लिखी हुई थी। एनएचआरसी एसएचआरसी में भी यही बात लिखी थी, अपनी प्रक्रिया वो लोग स्वयं विनियमित करते हैं। एक बात। दूसरी बात, दो अधिवेशनों के मध्य 3 माह से ज्यादा का समय नहीं होना चाहिए। इसका मतलब कितनी बैठकें होंगी, 2 अधिवेशनों के मध्य 3 माह से ज्यादा का गैप नहीं होगा। इसका मतलब कितनी बैठकें, 3 चौक 12, 4 बैठकें होंगी। आरंभ में अध्यक्ष मत नहीं देता है, कास्टिंग वोट करेगा। मतलब सिंपल सा क्या होता है कि भाई यदि क्या हो गया, मत समान हो गए तो क्या करेगा, वो वोट करेगा। तो आरंभ में अध्यक्ष मत नहीं देता, लेकिन मत बराबर होने की स्थिति में क्या करेगा, वो निर्णायक मत देता है, कास्टिंग वोट डालता है। और आयोग के सभी आदेश और विनिश्चय सदस्य सचिव द्वारा क्या किया जाता है, प्रमाणित किया जाता है। ये लाइनें कहीं भी याद करने की आवश्यकता नहीं है आपको। ठीक है, जैसे ये इस तरीके की चीज है, समझो कि उस पर्टिकुलर आयोग से कोई आदेश जारी होगा तो उस आदेश में साइन किसके होंगे। कभी इस चीज को नोटिस कियो, यूनिवर्सिटी से कोई आदेश जारी होता है, समझो यूनिवर्सिटी से कोई आदेश जारी होता है तो उसमें साइन किसके होते हैं, क्या जो वो होता है वीसी होता है उसके साइन होते हैं, या कुल सचिव रजिस्ट्रार के, कुल सचिव रजिस्ट्रार के। घर के बड़े मालिक जो होते हैं उनके साइन कभी नहीं किए जाते हैं। जो छोटा व्यक्ति होता है उस पर ऊपर क्या कर दी जाती है, जिम्मेदारी डाल दी जाती है कि घर तुम ही को चलाना है। वही बात यहां पे भी है कि भाई घर का मालिक कौन, अध्यक्ष, लेकिन उसके नाम पे पर्चा नहीं फटेगा। पर्चा तो किसके नाम पे फटेगा भाई, सदस्य सचिव के नाम पे। साइन किसके किए जाएंगे, सदस्य सचिव के किए जाएंगे। ठीक है, ये हर जगह कॉन्सेप्ट लागू होगा। अब यह सरकारी व्यक्ति था जिसकी नियुक्ति केंद्र सरकार कर रही थी। कैसा होना चाहिए, अतिरिक्त सचिव स्तर का अधिकारी होना चाहिए। अतिरिक्त सचिव या संयुक्त सचिव रैंक का अधिकारी होना चाहिए, एडिशनल सेक्रेटरी। हाँ बिल्कुल सही है ना, साकेत भास्कर, कुल सचिव के साइन होते हैं। ठीक है, सामान्यतः महिला एवं बाल विकास विभाग से क्या होता है, संबंधित होता है। सिंपल कुछ नहीं कहानी होती है। जो हमारा आईएएस आईपीएस या स्टेट पीसीएस के अधिकारी होते हैं, यहाँ पे स्टेट पीसीएस को अभी संदर्भ में ले लो, तो स्टेट पीसीएस के जो अधिकारी होते हैं और वो अधिकारी जो इस पर्टिकुलर डिपार्टमेंट से जुड़े होते हैं उनको क्या किया जाता है, यहाँ पे अपॉइंट कर दिया जाता है। आयोग की शक्तियां क्या होंगी भाई, सिविल प्रोसीजर एक्ट 1908 के तहत, बस इतना ही याद करना और कुछ याद करने की आवश्यकता नहीं है। सिविल प्रक्रिया संहिता 1908 के तहत आयोग को दीवानी शक्तियां या सिविल न्यायालय की शक्तियां प्राप्त होंगी। और इसके बाद जो भी पॉइंट लिखे हुए हैं ये सब वही पॉइंट हैं जो आप बार बार पीछे पढ़ते हुए आ रहे हैं, कोई भी अंतर नहीं आएगा। क्योंकि सिविल न्यायालय की शक्तियां ही क्या होती हैं, साक्ष्य एकत्रित करना, समन करना, दस्तावेज एकत्रित करना, लोगों को बुलाना, गवाही लेना, इन सब चीजों को क्या किया था, उसके तहत शामिल किया था, छोटी छोटी बातों को, है ना। अब आता है आयोग के अब तक के अध्यक्ष कौन कौन रहे भाई। तो सबसे पहले आती हैं शांता सिन्हा, 2007 से लेकर के 10 तक का, 2010 से लेकर के 13 तक 3 साल का कार्यकाल होता है ना। तो शांता सिन्हा 2 बार बन गई लगातार। तो पहला अध्यक्ष कौन, शांता सिन्हा। लगातार 2 बार अध्यक्ष बनने वाला व्यक्ति कौन, शांता सिन्हा। इसके बाद आते हैं कुशाल सिंह, 13 से लेकर के 15 तक। इसके बाद स्तुति नारायण काकर बनी, स्तुति नारायण काकर। वर्तमान में इस आयोग का अध्यक्ष कौन है, प्रियांक कानूनगो। प्रियांक कानूनगो का ये रीअपॉइंटमेंट है, मतलब दूसरा कार्यकाल चल रहा है। और प्रियांक कानूनगो का संबंध मध्य प्रदेश के विदिशा जिले से है, मतलब यहीं के हैं वो। प्रियांक कानूनगो मध्य प्रदेश के विदिशा जिले से हैं। अब हमें देखना है यही जो एनसीपीसीआर था, इसका जो स्टेट लेवल पे बॉडी होता है वो क्या, एससीपीसीआर। और एससीपीसीआर में हमको स्पेसिफिकली कौन सा देखना है, मध्य प्रदेश का बाल अधिकार संरक्षण आयोग। तो मध्य प्रदेश में बाल अधिकार संरक्षण आयोग का गठन का उद्देश्य वही प्रदेश में बाल अधिकारों को लेकर क्या करना था, हमको काम करना था। इसका मुख्यालय कहां पर है भाई,
इधर ही कहीं बना होगा, किसी बिल्डिंग में चल रहा होगा, है ना, किसी बिल्डिंग में मध्य प्रदेश बाल अधिकार संरक्षण आयोग का कार्यालय बना होगा, ठीक है। वही अधिनियम पुराना वाला, सॉरी, मध्य प्रदेश का जो अधिनियम आयोग कब आ गया, 2007 में। मध्य प्रदेश बाल अधिकार संरक्षण नियम 2007 के द्वारा। यहाँ पे इस बात को अच्छे से ध्यान रखना है, क्या लेकर के आए थे हम, नियमावली लेकर के आए थे। क्या लेकर के आए, नियम लेकर के आए थे, ठीक है। लिखा हुआ है साफ तौर पे, ये लिखा हुआ नियम 2007 में लेकर के आए। एक बात, दूसरी बात, ये जो नियम लेकर के आए, एक आधार ये बन गया, दूसरा आधार हमारा पुराना वाला अधिनियम रहेगा, वो क्या है, उसकी धारा पर्टिकुलरली 36। तो मानव सॉरी बाल अधिकार संरक्षण अधिनियम 2005 की धारा 36 एक आधार, दूसरा आधार क्या बना, मध्य प्रदेश बाल अधिकार संरक्षण नियमावली 2007। इन दो आधारों पर हमने मध्य प्रदेश में क्या कर दिया, बाल अधिकार संरक्षण आयोग को स्थापित किया एज अ सांविधिक निकाय। दो आधार मिल गए, दो आधारों पे क्या कर दिया हमने, स्थापना कर दी। एक बात, अब आते हैं संरचना पे। वही पुरानी वाली संरचना आपकी याद रखनी है, जो आपने किसके स्तर पे पढ़ी, राष्ट्रीय स्तर पे 1+6 वाली संरचना, ठीक है। 1+6 वाली संरचना आपको याद रखनी है। एक अध्यक्ष होगा, जो वही प्रतिष्ठित व्यक्ति होना चाहिए, जो बालकों के संबंध में बहुत सारा ज्ञान रखता हो, ठीक है। दूसरा आता है 6 सदस्य होने चाहिए। कौन सदस्य होंगे, किस फील्ड के होंगे, वही पुरानी वाली घिसी-पिटी फील्ड में, बाल मजदूरी, बाल मनोविज्ञान, वंचित बच्चे, स्वास्थ्य, शिक्षा, देखभाल, किशोर, ढेर सारे फील्ड में क्या किया हो, काम किया, उसको हम क्या कर लेते हैं, अपने यहाँ पे अपॉइंट कर लेते हैं, ठीक है। इस पूरी कहानी में से आपको सिर्फ 1+6 याद रखना है, बस हो गया। अब आते हैं संरचना, ठीक है। जब हम रिवीजन करेंगे ना, तो रिवीजन में ये सब कंटेंट नहीं रहेगा भाई। पूरी कहानी में संरचना में सिर्फ इतना ही लिखा होगा, 1+6, ठीक है, और कुछ नहीं लिखा होगा। इसलिए अभी क्या है, कॉन्सेप्ट के आधार पे हर चीज को समझते चल रहे हैं अपन, ताकि बाद में सब समस्या ना आए। पता चला कि अभी आप पूरा का पूरा क्या पढ़ रहे हैं, लगभग 12 से 13 स्लाइड में बाल आयोग खत्म होगा, 14 स्लाइड में, और एग्जैक्टली एक स्लाइड में खत्म होगा रिवीजन में, ठीक है। मोटा मोटा 17 आयोग, तो 17 आयोग के लिए लगभग 25 स्लाइड में क्या हो जाएगा, पूरी कहानी खत्म हो जाएगी। अगेन की गारंटी, कुछ भी छूटेगा नहीं, लेकिन उसके लिए पहले बेसिक क्या है हमको क्लियर करके रखना पड़ेगा। संरचना की बात करें, वही पीछे हमने देख लिया था भाई। योग्यता क्या होनी चाहिए, बाल अधिकारों का ज्ञान हो। नियुक्ति कैसे होगी, चयन समिति के द्वारा। अब आता है नियुक्ति के लिए जो चयन समिति है वो कैसे आएगी, तो वही आपका वही 1+2 है। आपका महिला आयोग जो था ना, महिला आयोग के लिए भी एक चयन समिति हमने बनाई हुई थी। कौन सी वाली, 1+2 वाली। 2 सदस्य होंगे, एक अध्यक्ष होगा। एक अध्यक्ष कौन होगा, जो महिला एवं बाल विकास मंत्रालय का कैबिनेट मंत्री होगा। तो यहाँ पे वही बात है कि महिला एवं बाल विकास मंत्रालय का का जो मंत्री है वो अध्यक्ष बन जाएगा, और 2 अन्य सदस्य आ जाएंगे। तो जो महिलाओं को लेकर के चयन समिति थी, एग्जैक्टली सेम टू सेम चयन समिति हमको यहाँ पर भी देखने को मिलेगी। पदावधि आपने पीछे देख दिया, 365 का, सदस्यों के लिए 360 का। रीअपॉइंटमेंट होगा, दोबारा रीअपॉइंटमेंट, मतलब एक ही बार रीअपॉइंटमेंट होगा, वही 3+3 वाला कॉन्सेप्ट। मैक्सिमम कितना, 6 साल के लिए। एक क्वेश्चन मैंने कहीं देखा हुआ था, ठीक है, यही क्वेश्चन ही था, है ना। इस प्रकार के क्वेश्चन भी आते हैं। हाँ, धारा 36 में नियम बनाने की शक्ति दी है, तो उस नियम बनाने की शक्ति का प्रयोग करते हुए 2007 में हमने क्या किया, नियम बनाया था, ठीक है। हाँ अच्छा, बोलते टाइम मैंने शायद नियम में बनाने की शक्ति नहीं बोला, ठीक है। तो धारा 36 में क्या दिया, नियम बनाने की शक्ति दी हुई है, तो उस नियम बनाने की शक्ति को हमने क्या कर लिया, प्रयोग किया 2007 में हमने, मतलब मध्य प्रदेश सरकार ने। हम बात कर रहे थे, एक क्वेश्चन आया हुआ था कहीं पर कि मैक्सिमम कितने साल तक एनसीपीसीआर का अध्यक्ष रह सकता है कोई व्यक्ति। ऑप्शन वही 3, 6, 9, 12। मैक्सिमम कितने साल तक भाई, रीअपॉइंटमेंट कितनी बार होगा, एक बार, तो टोटल 6 साल, ठीक है। किसी का नहीं हुआ अलग मैटर, बट जिसका हो गया उसके लिए तो मैक्सिमम 6 साल हो सकता है, ठीक है। तो इस प्रकार के ही प्रश्न आ सकते हैं। सिविल न्यायालय की अधिकारिता होगी, इसको याद करने की आवश्यकता नहीं, आपको ऑलरेडी ये पता है।